नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा तीसरा टर्म अब दूर नहीं। पीएम मोदी बोले कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। कांग्रेस पर पीएम का हमला, उनकी वारंटी खत्म, अब मेरी गारंटी चालू। बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के संबोधन पर राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने कहा पीएम का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार होता है, क्रोध विकास की नहीं विनाश की गारंटी है। राहुल गांधी ने कहा दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले नीतीश कुमार। कहा 2 बार बीच में इधर उधर गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। सीट बंटवारे पर बोले मिल बैठकर बातचीत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है ईडी की याचिका पर सीएम केजरीवाल को समन। 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का आदेश। आम आदमी पार्टी ने कहा कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे। और शरद पवार गुट को चुनाव आयोग ने नया नाम दिया। शरद पवार की पार्टी का नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार होगा। यह नाम महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए रहेगा। बड़ी खबर आ रही है यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले हमने केवल अयोध्या, काशी, मथुरा 3 जगह मांगी। अयोध्या में वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हरदा का दौरा किया है। हादसे के बाद हरदा के एसपी को हटाया गया। सीएम के दौरे के बाद हरदा कलेक्टर पर भी गिर सकती है गाज। और हेमंत सोरेन की रिमांड कॉपी में ईडी ने किया बड़ा खुलासा। सोरेन ने करीबी अधिकारियों की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा किया। रिश्वत लेके अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी शामिल। और पाकिस्तान में कल आम चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव से पहले कराची में ब्लास्ट, 1 की मौत, 3 घायल। आज बलूचिस्तान में हुए धमाके में 8 की मौत, 12 घायल हो गए। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज सुर्खियों में हैं। पहली बड़ी खबर कर्टन रेजर में जो हमारे सामने, क्या कांग्रेस नतीजों में 40 सीट पार भी नहीं जा पाएगी? पीएम मोदी की भविष्यवाणी जरूर सुनिएगा। दूसरी खबर, एनडीए 400 पार की लड़ाई, उत्तर दक्षिण के बीच भेदभाव पर कैसे आई? तीसरी खबर, पीएम मोदी ने आज नेहरू जी की किस चिट्ठी का जिक्र किया? कांग्रेस पर जन्मजात आरक्षण विरोधी होने का आरोप क्यों लगाया गया? चौथी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे पास बड़ी खबर है, क्या नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी भी इंडिया अलायंस से निकल जाएंगे? और पांचवी खबर, कौन कौन हत्यारे, बारूदी साजिश की चेन क्या है? चेन ट्रेल। हरदा से टीवी9 का बहुत बड़ा खुलासा दिखाएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर फिक्र आपकी में शुरुआत आज की बड़ी खबर से, प्रधानमंत्री मोदी के धमाकेदार भाषण से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दिया। वो पूरे 1 घंटा 30 मिनट तक बोले। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई बार हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसा। नेहरू जी का जिक्र करके आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस पर जन्मजात विरोधी होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का बिना नाम लिए कई बार चुटकी ली। दक्षिण के साथ भेदभाव वाले कांग्रेस के आरोप पर हिमालय वाला पलटवार किया। सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने कांग्रेस 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी इसकी भविष्यवाणी की। पहले आप पीएम मोदी का ये सियासी अंदाज देखिए, इसके बाद खबरों को विस्तार से बताएंगे। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी और आजकल नहीं रहती। कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, सिट डाउन। अब वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है।
वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है, उसके विचारों के प्रति विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो मैसेजिंग थी, वो मैसेजिंग सीधे तौर पर चुनावी कैंपेन के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अब आने वाली रैलीज में, आने वाले भाषणों में क्या गूंजने वाला है। सबसे पहले आपको कांग्रेस पार्टी के लिए पीएम मोदी की भविष्यवाणी के बारे में बता। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के लिए सीटों की भविष्यवाणी की थी। बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 पार की गारंटी दी थी। आज उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस के सीटों की गारंटी दे दी। कहा कि कांग्रेस की 40 सीटें आने पर भी संकट है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए यह भविष्यवाणी तंज कसने वाले अंदाज में की। 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया। वो कांग्रेस के लिए 40 सीट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की 400 सीटें आएंगी कैसे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर भारत की ज्यादातर सीटें जीत ली थीं। अब अगर 400 सीट के लक्ष्य को हासिल करना है तो क्या बीजेपी को दक्षिण भारत में विस्तार करना होगा? ये रिपोर्ट देखिए। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज, एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का नारा दिया था। आज उन्होंने कांग्रेस के लिए 40 सीट की भविष्यवाणी कर दी। कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में ऐसा कैसे होगा? तो सबसे पहले उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति देखते हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, पंजाब की 13 में से 2 सीट, दिल्ली की सभी 7 सीट पर, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीट, उत्तराखंड की सभी 5 सीट, यूपी की 80 में से 62 सीट, बिहार की 40 में से 17 सीट, झारखंड की 14 में से 11 सीट, एमपी की 29 में से 28 सीट, राजस्थान की 25 में से 24 सीट, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीट बीजेपी के पास है। इसमें गुजरात की सभी 26 सीटें मिला लें तो उत्तर भारत के इन राज्यों की 240 सीट में से बीजेपी का 206 सीट पर कब्जा है। इसमें अगर पंजाब को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में स्ट्राइक रेट 80 से 100% है। इन राज्यों में सीट बढ़ने की गुंजाइश ना के बराबर है। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की कुल 90 सीट में से बीजेपी के पास 41 सीट है। असम, ओडिशा की 35 सीट में से बीजेपी के पास 17 सीटें हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को यह लक्ष्य हासिल करना है तो द्वार सिर्फ दक्षिण में खुल सकता है, क्योंकि यहां केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 131 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीट है। पीएम मोदी भी ये बात जानते हैं, इसीलिए लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। नवंबर 2023 से लेकर अब तक 7 बार दक्षिण की यात्रा की है। इस दौरान कई मंदिरों के दर्शन करके दक्षिण को श्री राम वाली भक्ति भावना से जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। रामन एन्नुम सेम्मै सेर नामम तन। इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत के लिए जमकर काम कर रही है।
दिसंबर में बीजेपी की एक बैठक हुई और एक एनालिसिस यह था कि दक्षिण भारत की 84 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती और इसमें कुछ और राज्यों की सीटें मिला दे तो वो आंकड़ा 160 होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 और 40 सीटों का ये अंक गणित सीधे तौर पर उत्तर दक्षिण से जुड़ा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दल भी ये बात अच्छी तरह समझ लें, इसीलिए बीजेपी के दक्षिण अभियान को रोकने के लिए कांग्रेस एक नया मुद्दा लेकर मैदान में उतर गई है। कर्नाटक की पूरी सरकार दिल्ली चलो के नारे के साथ प्रदर्शन करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई। प्रदर्शन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और तमाम मंत्री, कांग्रेस विधायक और सांसद शामिल हुए। सवाल यह है कि आखिर कर्नाटक की पूरी सरकार को दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? कर्नाटक सरकार का आरोप है कि केंद्र से मिलने वाले फंड में उसकी हिस्सेदारी पहले से कम कर दी गई है। इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। दलील है कि कर्नाटक देश का दूसरा सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाला राज्य है, जबकि बदले में केंद्र से उसका हक नहीं मिल रहा। कर्नाटक सरकार की मांग है केंद्र संविधान के नियमों के मुताबिक राज्य को वित्तीय संसाधन मुहैया कराए। जिस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और मंत्री विधायक फंड को लेकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में बोल रहे थे। उन्होंने फंड को लेकर कांग्रेस की लड़ाई को उत्तर और दक्षिण में विभाजन पैदा करने की कोशिश बताया। प्रधानमंत्री की बात आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने टैक्स और फंड की लड़ाई को कैसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। संसद भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन, नारेबाजी, कर्नाटक को मिलने वाले अनुदान में पक्षपात और सूखा राहत राशि नहीं मिलने के विरोध में हुआ। कर्नाटक सरकार का पूरा अमला जंतर मंतर पर उतर आया। Karnataka is number 2 as far as the tax collection is concerned. If you collect 100 rupees and giving it to Government of India, we are getting back only 12 to 13 rupees as our share. कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि प्रदर्शन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपना हक मांगने दिल्ली आए हैं। We are asking for our rights. It is purely our right. Whatever the percentage we are supposed to get, we are getting only 13%. We don't let some other states also be benefited. I don't mind. See, for example, they are given gift city to Gujarat. Let them give us also gift city. एक तरफ कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर करप्शन का आरोप मढ़ा और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कांग्रेस की उत्तर दक्षिण की राजनीति से जोड़ दिया। बात उत्तर और दक्षिण की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जितना हम टैक्स दे रहे हैं उतना हमको वापस दीजिए। टैक्स की हिस्सेदारी का सवाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गया है। हालांकि टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने इसे हक की लड़ाई बताया। यह मुद्दा ये है कि 14th फाइनेंस कमीशन में हमको 4.75% मिल रहा था, अभी 15th फाइनेंस कमीशन में हमको 3.65% मिल रहा है। क्या हम ये भी ना पूछे सरकार से कि 1% कम कैसे होगा? दक्षिण भारत के 5 में से 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल एक ही मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो अंतरिम बजट में केरल के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए कल प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये अपने फ्रीबीज वाले वादे को निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं किया, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर माई टैक्स माई राइट यानी मेरा टैक्स मेरा अधिकार कैंपेन चलाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने इस हैशटैग को अपनाते हुए अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले तो उन्होंने इस तरह का मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश तोड़ने का नया नैरेटिव गढ़ रही है, उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव गढ़ता का नया शौक उनको पैदा हुआ,
इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। जिस प्रकार की इंदौर भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है?